नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, यह कहानी है पूजा की, एक मासूम, साहसी और सपनों से भरी लड़की की। पूजा, जिसने अपनी जिंदगी को खुशियों के सपनों से सजाया था। हर लड़की की तरह उसने भी सोचा था कि शादी के बाद उसका अपना एक संसार होगा, जहां उसे सास ससुर में माता पिता का साया मिलेगा, पति का प्यार और सम्मान मिलेगा। पर किससे पता था कि उसकी यही मासूम इच्छाएं और सपने एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जिससे निकलना असंभव हो जाएगा। यह जाल था दहेज का, समाज का वह कुरूप चेहरा जो आज भी न जाने कितनी जिंदगियां निगल रहा है। पूजा इस दहेज की काली परंपरा की शिकार बन गई और अंततः उसे अपनी ही जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए बिना देरी किए हम डूबते हैं पूजा की जिंदगी की उस दर्दनाक यात्रा में, जहां सपनों की जगह आंसुओं ने ले ली। सोनाली अपने पति राजेश के ऑफिस से घर पहुंचते ही कहती है, राजेश, आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, जो बात करनी है हम बाद में करेंगे। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। ऑफिस से आया हूं, थका हुआ हूं। पहले एक कप चाय बना दो। राजेश ने कहा, ठीक है, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना लाती हूं। सोनाली चाय टेबल पर रख देती है। इतने में राजेश भी आ जाते हैं। हां, कहो, क्या जरूरी बात करनी थी? राजेश ने सोनाली से पूछा। आज मेरी सहेली रमा का फोन आया था। उसने हमारे राज के लिए एक लड़की देखी है। बहुत सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। रमा कह रही थी, अगर हम चाहें तो वह हमारी ओर से उन लड़की वालों से बात करेगी। बाद में हम देख आएंगे। मैं तो राजी हूं, आप क्या कहते हो? चाय का घूंट भरते हुए राजेश ने कहा, तुमको एक बार कहां समझ में नहीं आता? राज ने साफ मना किया है। वह राज शादी नहीं करना चाहता। पहले उसकी इंटर्नशिप पूरी होने दो। जब वह डॉक्टर बन जाएगा, लड़कियों की लाइन लगेगी, लाइन। हम उससे जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे भाई, करियर तो सेट होने दो उसका। शादी विवाह तो होती रहेगी, फिर उम्र ही क्या है उसकी। राजेश, आप समझते नहीं, मेरी सब सहेलियों की बहुएं आ गई हैं। वे सब तो खुश हैं, बस मेरी ही बहू नहीं है। और फिर राज अब 27 का हो चुका है। फिर कब करेंगे हम उसकी शादी? ओहो, तो ये देखा देखी की आग है। सोनाली, 1 साल की ही बात है। अगले साल तुम्हारे घर भी बहू आएगी। अब तो खुश। अपने लाडले से तो कर लो बात। कहीं वह घर में बहू ले आए और हमें पता भी ना चले, हमारे अरमानों पर पानी फेर दे। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। वह मुझसे बिना पूछे ऐसा कदम नहीं उठाएगा। फिर आ रहा है वो दिवाली की छुट्टियों में। तबीयत से खबर ले लेना तुम उसकी। राजेश हंसते हुए बोले। 2 महीने बाद दिवाली की छुट्टी में राजवीर घर आया। ओहो, मेरा लाडला कितना कमजोर हो गया। हॉस्पिटल वाले कुछ खाने को देते भी हैं या नहीं तुम्हें? सोनाली राजवीर को गले लगाते हुए बोली, मॉम, मैं कमजोर नहीं हूं, फिट हूं। जिमिंग करता हूं रोज 2 घंटे और डाइट प्लान फॉलो करता हूं। एक डॉक्टर को हमेशा फिट होना चाहिए। क्यों डैड? राज ने कहा। हां बेटा, यह तुम्हारी मां की नजर है। बच्चा कितना भी मोटा क्यों ना हो, मां को कमजोर ही लगेगा। राजेश बोले, अब तू घर आ गया है तो अब कोई डाइट नहीं। मैं तुझे भर भर के खिलाऊंगी, समझा? अच्छा ठीक है मॉम। शाम को जब तीनों डिनर करने बैठे तब राज ने कहा, मॉम, डैड, लिसन टू मी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जिसके लिए मैं यहां आया हूं, वरना मैं इस बार नहीं आता। हां बोलो बेटा, क्या बात है? दोनों ने कहा। मॉम प्लीज, आप पूरी बात सुने बिना रिएक्ट मत करना। बात यह है, आई एम इन लव विद माई क्लासमेट पूजा और हम शादी करना चाहते हैं। अगले साल जनवरी में इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे। पूजा के मम्मी पापा रेडी हैं, बस आप दोनों की परमिशन चाहिए। दोनों आवाक से राज को देखते रहे। बस कहा था ना मैंने, यह लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। पर यह नहीं सोचा था इसकी शादी के लिए हमारे अरमानों पर पानी फेर देगा यह लड़का। सोनाली रोते हुए राजेश पर चिल्ला रही थी, सोनाली, मुझसे उससे बात करने तो दो। चुप रहो, क्यों बात का तमाशा बना रही हो? राज उस लड़की को बिना देखे, उसकी जात बिरादरी बिना जाने
घर वालों से बिना मिले हम शादी के लिए हां कैसे कहें? डैड, आप हां तो कहिए, मैं सबसे मिलवा दूंगा आपको। पूजा और उसके घर वाले बहुत पसंद आएंगे और वो हमारी बिरादरी से ही बिलोंग करती है। डोंट वरी। ठीक है, अगले रविवार तुम उन लोगों को घर बुला लो, यहीं बात करेंगे। ओके डैड, जैसा आप कहें। रात को सोते समय सोनाली ने राजेश से कहा, आपने ऐसे कैसे हां कह दिया इस रिश्ते के लिए? आप जानते हैं मेरे क्या अरमान हैं राज की शादी को लेकर? जानता हूं सोनाली, अगले रविवार वो लोग आ रहे हैं, हम खुलकर बात करेंगे। ठीक है, अब तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रविवार को पूजा और उसके घर वाले राज के घर आए। उनके स्वागत के बाद वे दोनों लोग बात करने बैठ गए। औपचारिक बातों के बाद राजेश ने कहा, भाई, पूजा बेटी हमें पसंद है और राज ने बताया आपको हमारा राज पसंद है, तो हम बिना समय बर्बाद आगे की बात करें। पूजा के पापा धर्मपाल बोले, हां जरूर कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सोनाली ने राजेश की ओर इशारा किया। राजेश ने कहा, देखिए, हमारा तो एक ही बेटा है, इसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना दिया, इसकी शादी को लेकर हमारे भी थोड़े अरमान हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं खुलकर बोलिए। धर्मपाल ने कहा, राज, तुम पूजा को घर दिखा लाओ, तब तक हमारी भी बातें पूरी हो जाएंगी। राजेश ने राज से कहा, ओके डैड, आओ पूजा। राज और पूजा दोनों उठकर चले जाते हैं। देखो धर्मपाल और सुलोचना बहन जी, हम चाहते हैं आप हमारे बारातियों का स्वागत हमारे कहे अनुसार करेंगे। दहेज में सारा सामान हमारी पसंद का होगा। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारी बहुएं गहनों से लदी होनी चाहिए। और चूंकि हमारा राज डॉक्टर है तो उसकी शान के लिए महंगी गाड़ी और कम से कम 10 लाख नकद आप देंगे ही। फिर इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता करने जो जा रहे हैं, यह रकम तो बहुत कम है। राजेश सोनाली की ओर देखते हुए कह रहे थे। धर्मपाल और सुलोचना दोनों मौन थे। वे समझ नहीं पा रहे थे क्या बोले। कुछ देर की चुप्पी के बाद धर्मपाल जी ने कहा, राजेश जी, जितना आपने बताया उतना सब करने की मेरी हैसियत नहीं है। शायद आपको राजवीर ने नहीं बताया, तो फिर यह शादी भी मुमकिन नहीं है। भाई साहब, हमें हमारी बिरादरी में नाक नहीं कटवानी, सोनाली ने कहा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूं, यह बच्चों की खुशी का सवाल है। फिर मेरी 2 बेटियां और एक बेटा और है, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी कैसे करूंगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। धर्मपाल गिड़गिड़ाने लगे, आप हाथ मत जोड़िए, वह सब आपकी टेंशन है धर्मपाल जी, हमारी नहीं। देख लीजिए, आपको आपकी बेटी की खुशी प्यारी है या पैसा? राजेश ने कहा। इतने में पूजा और राज भी आ गए। पापा चलें? पूजा ने कहा। हां बेटा चलो। वे सब लोग चले गए। जब पूजा और राज को यह बात पता चली, वे लोग बहुत दुखी हुए और सबसे ज्यादा राज। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मम्मी पापा इतने लालची हैं। दोनों ने मन मारकर शादी से इनकार कर दिया। राज ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, जहां कहीं से भी आपको 10 लाख रुपए गहनों से लदी बहू मिल जाए तो मुझे बोल देना, मैं उससे शादी करने आ जाऊंगा। पर एक बात याद रखना, उसके साथ मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, ना उसे रख सकूंगा। पूजा की वह हालत उसके मम्मी पापा नहीं देख सके और उन्होंने शादी के लिए हां कह दिया। पूजा के मना करने पर भी वे नहीं माने। उसके पापा जानते थे वह राज से अलग कभी खुश नहीं रह पाएगी। खैर, इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही दोनों की शादी हो गई। बारातियों का स्वागत, खाना, गहने, कपड़े, नकदी तक जो बन पाया धर्मपाल जी ने कर दिया, सिवाय गाड़ी के। उन्होंने गाड़ी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। फिर राज के कहने पर राजेश और सोनाली भी मान गए। पर सोनाली और राजेश एंड वक्त पर महंगी गाड़ी की डिमांड पूरी न होने से चिढ़ गए थे। उन्होंने राज के कहने पर उन्हें गाड़ी के लिए समय दिया, पर आने वाला समय पूजा के लिए ससुराल में बुरा साबित हुआ। जब पूजा शादी होकर घर में पहली बार आई, अपनी सासू मां का चेहरा देखकर सहम गई। उस दिन तो मेहमानों से घर भरा हुआ था। तब सोनाली की कुछ सहेलियों ने सोनाली को छेड़ते हुए कहा, सोनाली, तू बहू तो बहुत सुंदर लाई, पर अपने राज की शान के अनुसार ना तो शादी हुई ना ही गाड़ी आई। भाई, हमने तो तुझे एक से बढ़कर एक लड़कियां दिखाई थी,
जिनके साथ गाड़ी भरकर सोना और दहेज आता, पर तेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। और सब हंसने लगी। इतना सुनकर तो सोनाली एवं राजेश का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, पर वे दोनों चुप रहे। अगले दिन सब मेहमान जा चुके थे। पूजा भी पग फेरे की रस्म कर लौट आई थी। अब उसे सामना करना था ऐसे जीवन का जिसकी उसने कल्पना भी न की थी। पूजा की आज पहली रात थी शादी की। फूलों, मोमबत्ती और गुब्बारों से सजा उसका कमरा फ्रेशनर की खुशबू से महक रहा था। वहीं राज के इंतजार में बैठी पूजा की धड़कन तेजी से दौड़ रही थी। ख्यालों की दुनिया बुनते बुनते न जाने कब उसे गहरी नींद आ गई। रात को 1 बजे एक ठंडे स्पर्श से घबरा कर उठी। देखा तो राज था। राज, तुम? इतनी देर हो गई? इंतजार करते करते न जाने कब आंख लग गई। कहां थे तुम? आंख मलते हुए पूजा बोली। यार, पहले तो मैं मॉम डैड, बुआ, दादी मां, चाचा चाची के साथ बैठा था। फिर आ ही रहा था तो मेरे फ्रेंड्स आ गए। उनसे गपशप करते करते न जाने कब इतनी रात हो गई। राज, तुमसे कुछ पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? श्योर, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलो। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है। मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। मुझे मम्मी जी भी उखड़ी उखड़ी सी लगती हैं। क्या सच में ऐसा है राज? अरे, तुम ना बहुत ज्यादा सोचती हो। अगर वे तुम्हें पसंद ना करती तो अपनी बहू बनाकर घर में क्यों लाती? सब तुमको पसंद करते हैं। दादी मां, चाचा चाची, बुआ, डैड सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। पूजा ने बीच बात में टोका। और मम्मी जी, वो नहीं कर रही थी तारीफ। पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कुछ कहा क्या मम्मी ने तुम्हें? कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उनका बर्ताव कुछ अजीब लगा। फिर आज उनकी सहेलियों ने भी बहुत कुछ सुनाया था। और गाड़ी भी तो नहीं दी पापा ने। इनफ पूजा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उनकी सहेलियों की तो आदत है उनसे यूं मजाक करने की। तुम उनके मजाक को सीरियसली ले रही हो। उनका वह मतलब नहीं था। और रही बात गाड़ी की, तो तुम्हारे पापा ने बोला है ना, वो 6 महीने में देंगे। मॉम डैड इतने भी लालची नहीं है, वह एक बार में मान गए। राज, अगर यह शादी बिना दहेज होती तो पापा भी खुश रहते। न जाने कैसे उन्होंने रुपयों का जुगाड़ कर मेरी खुशी के लिए यह शादी की है। तो क्या तुम्हारे पापा खुश नहीं हमारी शादी से? अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। अब उनको चिंता है कर्ज चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की। पूजा, यह शादी बिना दहेज नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है। यह हम लड़की वालों से अगर 2 गुना लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारी खानदान की शान है ये। चलो पूजा, अब सोते हैं। मैं बहुत थक गया हूं और आंखों में नींद भरी है। 2 मिनट भी अगर बैठा रहा तो बैठे बैठे ही सो जाऊंगा। गुड नाइट स्वीट हार्ट। इतना कहकर राज चादर तान कर सो गया। पूजा समझ नहीं पाई राज इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा था। कल तक जो दहेज मांगने पर अपने मां पापा से इतना अपसेट था, आज वो दहेज के इतने पक्ष में क्यों हो गया? शादी से पहले तो वो मेरे पापा के साथ सहानुभूति दिखा रहा था, आज इतना कैसे बदल गया? जैसे मेरे पापा से उसे मतलब ही ना हो। उसे तो आज पहली रात में भी कोई मतलब नहीं। आज की रात जो नव विवाहित जोड़ी के लिए स्पेशल होती है, उसे भी अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बिताकर आया है। मेरी कोई परवाह ही नहीं है इसे। एक दिन में इतना बदल गया। सोचते सोचते उसकी आंखें झरझर बहने लगी। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। सुबह के 6 बज गए। पूजा की आंख खुली ही नहीं। अपने घर या हॉस्टल में तो वह 9 बजे उठा करती थी। आदत ही नहीं थी इतनी जल्दी उठने की। तभी उनके रूम, राज उठो ना, देखो कौन है दरवाजे पर। कौन इतनी सुबह सुबह नॉक कर रहा है इतनी जोर से? पूजा नींद में राज को बोल रही थी, पूजा पूजा। अरे, सुबह के 6 बज चुके हैं। सूरज सिर पर आ गया है। उठना है या नहीं? ये मायका नहीं ससुराल है तुम्हारा। घोड़े बेचकर सोई हो क्या? सासू मां की कड़ा ताना सुन पूजा हड़बड़ा कर उठ गई। कपड़े ठीक करते हुए दरवाजे की ओर लपकी। सॉरी मम्मी जी, वो आदत नहीं है इतनी सुबह उठने की, तो आंखें ही नहीं खुली। ठीक है,
नहा धोकर आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके पैर छूकर रसोई घर में घुसना। नाक भौं सिकोड़ते हुए सोनाली वहां से चली गई। पूजा की आंखों में गहरी नींद भरी थी। दरवाजे से माथा लगाए आंखें बंद कर वहीं खड़ी हो गई। उसे अपने घर की याद आ रही थी, जहां सुबह सुबह उसकी मम्मी प्यार से दूध का गिलास लिए उसे जगाती थी और वह उसे 9 बजे उठकर पीती। सब कुछ बदल गया। अब मां को याद कर पूजा रोने लगी, पर गले लगाकर कोई चुप करवाने वाला भी नहीं था। बाथरूम जाने के लिए कपड़े निकालने लगी। आज पहली रसोई थी, क्या बनाए क्या ना बनाए। इसी उधेड़-बुन में कपड़े निकालते हुए पूजा आराम से सोते हुए राज की ओर देखने लगी। कुछ सोचने लगी, कितनी आराम की होती है यह लड़कों की जिंदगी। ना कोई चिंता ना फिक्र। पूरी जिंदगी उन्हें मां पापा का प्यार मिलता है। शादी के बाद भी उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। न सास ससुर के ताने और न दहेज की चिंता। बस अपने हिसाब से जीते हैं जिंदगी। सोच के दरिया से बाहर निकलकर उसे याद आया, वह लेट हो रही है। जल्दी से वह बाथरूम की ओर भागी। आधे घंटे में बाहर आई। आज उसने चटक लाल साड़ी पहनी थी, जो उसके दूधिया सफेद रंग पर फीकी पड़ रही थी। लाल लिपस्टिक और गालों पर लाली लगाए वह एकदम हूर की परी लग रही थी। गीले बालों में उसने सिर्फ कंघी कर ली। खुद में ही इठलाती हुई अपने आप को निहार रही थी। जल्दी से उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और 3-4 फोटो ली। बाहर जाने से पहले वह चाहती थी कि उसका श्रृंगार पहले उसका पतिराज देखे। यह सोचकर उसने राज को शरारत से उठाया। मिस्टर राज जी, देखो मैं कैसी लग रही हूं, जरा तारीफ तो कर दीजिए मेरी। शरारती अंदाज में पूजा राज के पास बैठ गई। पूजा, व्हाट्स द सेंस यार, इतनी सुबह सुबह उठाकर कोई तारीफ करवाता है अपनी? रात को लेट सोया था, इतनी भी फिक्र नहीं है तुम्हें, सोने दो मुझे। पूजा नाराज होकर चली गई। बाहर हॉल में सास ससुर, बुआ, चाची, चाचा बैठे बातें कर रहे थे। पूजा ने अपनी सास के कहे अनुसार सबके पैर छुए। पूजा की सास बोली, बहू पहले चाय बना दे सबके लिए। पूजा किचन की ओर जाते हुए घबरा रही थी। उसने मुश्किल से 3 या 4 बार चाय बनाई होगी, वह भी 1-2 बार तो बेहद मीठी और 1 बार कड़क। शादी के 1 दिन पहले मम्मी ने सिखाया था चाय बनाना पहली रसोई के लिए, पर यूं लग रहा था जैसे एग्जाम से पहले याद किया सिलेबस भूल गई हो। घबराहट में चाय बनाना उसने शुरू किया। अच्छे से चाय, चीनी, दूध, अदरक, इलायची डालकर उसने चाय बना दी। सर्व करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सबको चाय देकर वह खड़ी हो गई। चाय का घूंट लेकर सब तारीफों के पुल बांधने लगे, सिवाय उसकी सास के। चाय पीकर बुआ सास उठी और पहली रसोई और मुंह दिखाई के नेग में सोने के झुमके दिए। चाचा चाची ने सोने के कड़े दिए। ससुर एवं सास ने सोने की चैन नेक के तौर पर दी। यह सब पाकर पूजा खुश हो ही रही थी कि उसकी सास ने हाथ में से सब छीनते हुए बोली, बहू इनको तो मैं संभाल कर रखती हूं, तू नाश्ता बना ले। पूजा की 1 मिनट की खुशी फिर टेंशन और गुस्से में बदल गई। अनमने मन से किचन की ओर पैर रगड़ते हुए गई। 10 मिनट तो यह सोचने में बिताए कि नाश्ते में बनाए क्या। पोहे उसे अच्छी तरह बनाने आते थे, सो उसने पोहा एवं दूध बना दिया। नाश्ते में राज भी जाग गया था। सबको नाश्ता करवाकर खुद नाश्ता किया। फ्री होकर जैसे ही बैठी तो उसकी सास ने आदेश दिया, दोपहर का खाना तैयार करो। अजीब झमेले में फंस गई हूं। कहां डॉक्टर बनती और नौकर चाकर काम करते और कहां गृहिणी बन रसोई में चिपकी हुई हूं। किस्मत पर रोना आ रहा है। मन में बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। खाना बनाना स्पेशली उसने शादी के लिए ही सीखा था। खाना बनाते समय राज आया किचन में। पूजा राज से नाराज थी, सो उसने राज को इग्नोर करने का नाटक किया। राज ने पूजा के गले में बाहें डालते हुए पूछा, व्हाट्स हैपन स्वीटहार्ट, नाराज हो बहुत? राज प्लीज लीव मी अलोन, खाना बनाने दो मुझे। राज मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन इतना गुस्सा किस बात का है? राज इरिटेट मत करो, यहां से जाओ।
अच्छा चलो, एक बात तो सुन लो, इस लाल साड़ी में आसमान से उतरी परी लग रही हो, और मेरे घर वाले कितने लकी हैं जो परी के हाथ का बना खाना खाएंगे। राज पूजा के गालों पर चुटकी काटते हुए हंस रहा था। न चाहते हुए भी पूजा की हंसी छूट गई। हंसी को दबाते हुए वैतरणा हुई बोली, मुझे मालूम है, मस्का क्यों लगा रहे हो? सुबह जो मुझसे बदतमीजी से बात की थी, उस गलती को धोने के लिए है ना? पूजा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखो, कान पकड़ लिया। राज कान पकड़े हुए बोला, छोड़ो कान, तुम पागल हो क्या? मम्मी जी देख लेंगी तो क्या बोलेंगी? आते ही बेटे को गुलाम बना दिया। और दोनों हंसने लगे। अरे, इतनी खूबसूरत बीवी हो, किसी की तो गुलाम बनने में हरज क्या है? राज और पूजा हंसने लगे। तभी राज की मां सोनाली आ गई। कड़क आवाज में बोली, राज, क्या कर रहे हो तुम किचन में? किचन में मर्द का क्या काम? और तुम बहू काम के समय गप्पे लगा रही हो? बाहर तुम्हारे ससुर बुआ खाने का इंतजार में बैठे हैं। जी मम्मी जी, बस आधे घंटे में बन जाएगा, पूजा बोली। राज भी वहां से चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और सुनो, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, समझी? जी मम्मी जी। खाना बनाने के बाद पूजा ने सबको प्रेम पूर्वक सर्व किया। लगभग 2 बजे उसने सारा काम खत्म कर खाना खाया। बुआ, चाचा और चाची सास भी विदा ले रहे थे। तभी चाची पूजा के पास आई और बोली, देखो पूजा, अब तुम इस घर और घर वालों को अच्छे से संभालो। किसी को शिकायत का मौका मत देना। अपनी सास ससुर की खूब सेवा करना। और हां, अब जो भी है तुम्हारा ही है, तो अपनी सासू मां को आराम देना। सारा काम अब तुम संभाल लेना, ठीक है ना? जी चाची जी, आप जैसा कहें। सबके जाने के बाद पूजा ने मन ही मन सोचा, क्यों एक बहू को ही सब जिम्मेदारियां समझाई जाती हैं? क्यों उसे कहा जाता है सबको संभालो, सारा काम तुम ही करो? क्यों? क्या सारी जिम्मेदारी उसी की बनती है परिवार के लिए? क्या परिवार की एक बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उसे खुश रखें, थोड़ी आजादी उसे भी मिले। वो अपना घर, परिवार, मां बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर एक नए परिवार में आई है। उसे ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसा माहौल दें जिससे वे अकेला महसूस ना करे। सब उसी को हिदायत दे रहे हैं। कोई सास से तो नहीं कहता कि नई बहू आई है, उसको खुश रखना। थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी बांट लेना। उसे मां बाप का प्यार देना। सच पूछो तो यह दुनिया जालिम है। बस अपने ही नियम कायदे उसूल निर्धारित कर रखे हैं उन्होंने। नई बहू ने हर आस लगाए बैठे हैं, पर उसकी इच्छा क्या है कोई नहीं जानना चाहता। तभी राज और सास ससुर आ गए। सबको स्टेशन तक छोड़कर सब बैठकर बातें करने लगे। पूजा को सख्त मनाही थी ससुर के सामने न बोलने की। सुबह एक कोने में चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। डोरबेल बजी। पूजा के पापा और भाई पूजा से मिलने आए थे। उन दोनों को देखकर पूजा मानो रेगिस्तान में मुरझाए फूल को मिले पानी सी खिल गई। शाम को वे लोग चले गए। राज ने उदास पूजा को देखकर उसका मन बहलाने के लिए उसे छत पर ले गया। वहां दोनों ने खूब हंसी मजाक और बातें की। पूजा भी खुश हो गई। अगले दिन उन सबको एक गुड न्यूज मिली। राज की जॉब एक नामी हॉस्पिटल में लग गई। वह डॉक्टर बन गया। सब बहुत खुश थे। राज कहता था, पूजा तुम ही मेरे लिए की चार्म हो। तुम्हारे आते ही मैं डॉक्टर बन गया। अब तो पूजा की सासू मां पूजा को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगी। हर रोज जब वे दोनों अकेली होती तो यही सुनाती। लाइन लगी हुई थी मेरे राज के लिए, तो लड़की के साथ साथ भर भर के दहेज दे रहे थे, रुपए, पैसे, गाड़ी, गहने। लेकिन मेरे राज ने तो किस्मत फोड़ ली जो गरीब के घर की लड़की को ले आया। यह सब सुनकर पूजा का खून खौलता, पर वह यह ताने चुपचाप सहती रहती। कभी कभी जब सास ज्यादा ही ताने मारती तो पूजा सह नहीं पाती और गुस्सा राज पर उतारती। लेकिन राज अपनी मां के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। सोनाली पूजा के हर काम में नाक नक्श निकालती, उसे हर वक्त ताने देना, जलील करना, राज और राजेश से शिकायतें करना, और तो और
उसके मायके जाने और मायके वालों से मिलने तक को बंद कर दिया। कोई भी उसके मायके से मिलने आता तो उसे साफ कहती, पूजा हमारे यहां खुश है, बार बार मिलने आने की जरूरत नहीं है। बार बार की शिकायत से राज भी तंग आ चुका था। वह पूजा पर गुस्सा करता, नाराज रहने लगा। पूजा खुद को अकेला महसूस करने लगी। सुबह राज और उसके ससुर तो चले जाते थे और अकेली सास के साथ उसे डर लगता था। सास उससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, ना ही उसे कहीं आने जाने देती, न किसी से बात करने देती। पूजा घुट गई थी। इस माहौल में एकदम चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। अपने सास ससुर से डरी सहमी उनके इशारों पर नाचने वाली गुड़िया बन गई थी। कहां वह चंचल सी, होशियार और डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए हुए हर वक्त खिलखिलाने वाली पूजा आज एक मोम की गुड़िया बन गई थी। उसकी सबसे बड़ी गलती राजवीर से शादी करना साबित हुई, जिसके साथ उसने खुशियां नहीं, जीवन भर का गम उधार में ले लिया। और उससे भी बड़ी गलती राजवीर ने की। जिस लड़की को प्यार से अपनी दुल्हन बनाकर लाया, उस लड़की के बार बार कहने पर भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उसने यह भी नहीं देखा हर पल खिलखिलाने वाली पूजा अब शांत क्यों रहने लगी है। क्या उसे अपने घर और मां पापा की याद नहीं आती होगी? कभी तो उनसे मिलवा लाता, पर वह सिर्फ अपनी मां के नक्शे कदम पर चलता, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। एक दिन राज और राजेश तो सुबह ही निकल गए काम पर और सास भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। पूजा घर पर अकेली थी। दरवाजे की घंटी बजी। पूजा की बचपन की सहेली और उसके साथ एमबीबीएस की हुई उसकी सहेली शोभा घर पर आई। उसे देख पूजा के शरीर में जान आई और पूजा शोभा के गले लग फफक कर खूब रोई। आज काफी दिनों बाद उसे कोई अपना मिला था जिसके गले लगकर वह रो सकती थी। पूजा, व्हाट्स विद यू यार, ये क्या हो गया तुझे? क्या हाल बनाया हुआ है तूने खुद का? आंखों के पास ये काले घेरे, ये बेतरतीब साड़ी और यह तेरे शरीर को क्या हो गया? तू इतनी कमजोर और पतली क्यों हो गई? ससुराल में कुछ खाती नहीं तुम? कोई दुख, कोई परेशानी है क्या तुझे? शोभा पूजा की यह हालत देख सकते में आ गई थी। पूजा और शोभा बचपन से बहनों की तरह रही थी। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती थी। पूजा तो वही कॉलेज वाली मिस ब्यूटी का खिताब जीतने वाली पूजा है ना। कोई तुझे देखेगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। तुझे क्या हुआ है? तू बता तो सही। और ये तू क्यों रो रही है? जब से मैं आई हूं पूजा लगातार रोए जा रही है। रोते हुए बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूं। नहीं, तू पहले ये बता, राज और तेरे सास ससुर तुझे मारते हैं क्या? देख, अगर ऐसा है तो तू साफ बता मुझे। उस राज को तो मैं देख लूंगी। तूने लव मैरिज की थी ना उससे। शादी से पहले बड़ा बनता था और अब मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल बना दिया। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूं, फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। नहीं, तू बैठ, तू थकी हुई लग रही है, मैं दोनों के लिए कॉफी लेकर आती हूं। कहती हुई शोभा किचन की ओर चली गई। शोभा किचन से खुद के लिए और पूजा के लिए चाय बना लाई। दोनों ने पहले आराम से चाय पी, फिर शोभा बोली, अब बता पूजा, क्या हुआ है तुझे? तू शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी कैसे कमजोर हो गई? रोती हुई पूजा ने बताया कैसे उसके ससुराल वालों ने उसके पापा से भर भर के दहेज मांगा। पहले ही दिन से उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। उसके सास ससुर ज्यादा बात करने पर पाबंदी लगाते हैं। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए थे, बस उसी के लिए रोज सुनाती है मेरी सासू मां। पापा पहले ही बहुत कर्ज में डूब चुके हैं, गाड़ी का खर्च और नहीं उठा सकते। सास और ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया है। सास कहती है कि तुझसे भी अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, पर हमारी किस्मत फूट थी जो तू आई इस घर में। मैंने जी जान झोंक दी सबको खुश करने के लिए, पर फिर भी बदले में गालियां सुनने को मिलती हैं। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की ताकि मैं अच्छी डॉक्टर बन सकूं, पर सास घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देती, मेरे घर वालों से मिलने तक नहीं देती। वह तो तू
आज अच्छे समय पर आ गई, वरना तुझे मेरी शक्ल देखने को ना देती। मेरा फोन भी ले लिया सास ने। इन सब में ससुर की भी बराबर भागीदारी होती है। तू ही बता, इस चार दीवारी में बिना मां पापा को देखे, बिना मिले, किसी के प्यार के मीठे बोल की भूख हूं, कैसे वह पूजा बन जाऊं? खाने तक में उनका आदेश चलता है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं। तू ही बता शोभा, मैं क्या करूं? कैसे इस कैद से आजाद हो जाऊं? मुझे नहीं रहना यहां, मुझे मां पापा के पास जाना है। उनकी गोद में छुप जाना चाहती हूं। वह जगह सबसे सुरक्षित है ना? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी एक दिन। पूजा जोर से रोने लगी। शोभा पूजा के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगी। पूजा बच्चा, इन सब में तेरा वह पति, वह कुछ नहीं कहता तेरी यह हालत देखकर। राज हूं। पूजा गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली। उससे मेरी यह हालत दिखेगी तब ना। अपनी मां के पल्लू से बंधा हुआ है। कुछ कहती हूं तो चिल्लाता है, कहता है क्या कमी है तुझे इस घर में? मां कितना चाहती है, फिर भी शिकायत करती हो तुम। मैंने एक दिन कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। पापा ने इतने पैसे खर्च किए हैं मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। वह बोलता है हमारी घर की बहुएं यह काम नहीं करती, और तेरे पापा के पास इतने ही पैसे हैं तो वे मुझे गाड़ी क्यों नहीं दे देते ताकि सब खुश रहें। शोभा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसे लड़के से प्यार कर उससे शादी की, जो सिर्फ पैसे देखता है, लालची है, अपनी मां की तरह। शादी के बाद तो वह बिल्कुल बदल गया। ओह माय गॉड, तुझे इतना सब कुछ सहना पड़ता है और वो ढोंगी राजवीर ऐसा निकलेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नो पूजा, नाउ इनफ। तू ये अब नहीं सहेगी। मैं बात करूंगी उस ढोंगी राजवीर से। नहीं शोभा, ऐसा करके तू मुझे और मुसीबत में डालेगी। मेरा कमरे से बाहर निकलना, अकेले रहना बंद हो जाएगा। तू ऐसा कुछ मत करना। तो पूजा, तू ये सब कब तक सहेगी? कब तक ऐसा ही चलेगा? तू पढ़ी लिखी है और घरेलू हिंसा क्राइम है। तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे सहेगी तो औरों का क्या होगा? वह सब तो ठीक है शोभा, लेकिन तू ही बता, अगर मैं कंप्लेन करती हूं तो इन सब लोगों के खिलाफ तो कुछ दिन यह जेल में रहेंगे और बाद में पैसों के दम पर छूट जाएंगे। बाहर आकर इन्होंने मुझसे बदला लिया तो? और अगर तलाक दिया तो कहां जाऊंगी मैं? पापा पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं मेरी वजह से। आगे उन्हें 2 बेटियों की पढ़ाई और शादी करनी है। एक बेटा है, उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना है। और फिर ऐसे हालात में अगर मैं जाऊंगी उनके पास बोझ बनकर तो वे मर जाएंगे। और कहां जाऊंगी तू ही बता। मेरी जगह खुद को रख कर देख। जैसा भी है चलने दो। क्या पता कब शांति मिल जाए, कब सब सही हो जाए। मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ेगा। गहरी चुप्पी के बाद शोभा बोली, पूजा, तेरी MBBS की डिग्री और बाकी डॉक्यूमेंट मुझे ला कर दे। पर तू उनका क्या करेगी शोभा? तू ला तो सही, ज्यादा सवाल ना कर। ठीक है, मैं लाती हूं। ये लो सब डॉक्यूमेंट और डिग्री। चल पूजा, मैं चलती हूं। तेरी सास भी आने वाली होगी, मुझे तेरे साथ देखकर बाद में तुझे परेशान करेगी। हां शोभा, अब आने ही वाली होगी। तू आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बहुत दिनों बाद किसी अपने को देखकर इतना सुकून मिला है, क्या बताऊं। पूजा, तू ये फोन रख, और हां, इसको छुपा कर रखना, सबकी नजरों से बचाकर। जब भी तू अकेले हो मुझे मैसेज कर लेना। और अपने घर पर भी इससे तू सबके टच में रहेगी तो तुझे अच्छा लगेगा, वरना घुट घुट कर तू पागल हो जाएगी। ये फोन तेरे साथ रहेगा तो तू बाहर की दुनिया और सबको देख पाएगी। शोभा, ये तो तेरा मोबाइल है, और इतना महंगा मैं कैसे रखूं? अगर घर में किसी ने देख लिया तो शक करेंगे, हो सकता है मुझे मार भी पड़े। ना बाबा, अब तू इसे ले जा पूजा। तेरे इस डर की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। भोली नहीं, चालाक बन। इस फोन को छुपा कर रखना, और अगर किसी दिन कोई ले भी ले तो डरना मत। शेरनी बन, अपने हक के लिए लड़ना। तू डर रही है इसीलिए डरा रही है। जवाब देना सीख। उस सास की नाक में दम कर दे।
ताकि वह भी तो जाने कि कॉलेज की दबंग लड़की से पाला पड़ा है। बहुत सह लिया तूने, अब और नहीं। तू यह मत सोच कि तू कमजोर है, तेरा क्या होगा। तू पढ़ी लिखी लड़की है, कहीं भी कमा कर खा सकती है और राज जैसों की लाइन लगेगी तेरे लिए। इशारा तो कर एक बार, तेरे लिए अपनी जान लगा दूंगी। अपने आप को पहचान पूजा, ऐसे तो तू दलदल में फंसती जाएगी। एक दिन वह तुझे मार देंगे और राज के लिए कोई और ले आएंगे। फिर क्या होगा तेरे चाहने वालों का। हिम्मत दिखा पूजा। ठीक है शोभा, जैसा तू कहे। तू सही कह रही है शोभा। शोभा पूजा में जोश भर के चली गई। पूजा ने भी ठान लिया, अब वह दबेगी नहीं किसी से, हिम्मत दिखाएगी। शोभा के जाने के बाद पूजा उस फोन को साइलेंट मोड पर एक्टिवेट कर देती है और जल्दी से अपने ड्रॉर में छिपा देती है। दरवाजे की घंटी बजी। पूजा ने दरवाजा खोला। क्या कर रही थी महारानी, जो इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? टीवी देख रही होगी, तभी इतनी देर लगी दरवाजा खोलने में। सोनाली ने आते ही तानों की बरसात कर दी पूजा पर पूजा ने ठान लिया था वह चुपचाप बेवजह के ताने सुनेगी नहीं, बल्कि शुरुआत करेगी अब से ही उसका जवाब देने की। सो अपनी सास के उन तानों का जवाब देती हुई पूजा बोली, महारानी हूं, घर की नौकरानी नहीं हूं, जो इंतजार में ही बैठी रहूं कि कब सासू मां आए और मैं दरवाजा खोलूं। और अगर इतनी ही परेशानी है तो एक काम क्यों नहीं कर लेती, अपने लिए एक पर्सनल नौकरानी रख लो जो आपके हर हुक्म का पालन बिना देरी के कर ले। पूजा का यह जवाब सुनकर उसकी सास सोनाली हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर तो वह पूजा को ही देखती रही, मन ही मन सोचने लगी कि इसमें अचानक क्या आया कि जो लड़की इतनी ज्यादती सहने के बाद भी चुप रहती थी, आज अचानक इसको क्या हुआ जो ऐसा जवाब दे रही है। क्या बोल रही है यह बहू? यह जवाब देना कहां से आया तुम्हें? मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या यहां? मुझे किसी को जवाब देने के लिए किसी की सीख की जरूरत नहीं है। कॉलेज में मैं एक दबंग लड़की रह चुकी हूं, यकीन ना आता हो तो अपने बेटे से पूछ लेना। इतने दिन में चुप रही, उसका कारण मेरे घर के संस्कार थे। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, सब आपकी इज्जत करने की खातिर मैं चुप रही, सब कुछ सहती रही। पर अब और नहीं, आप ना तो सम्मान के लायक हैं और ना ही कोई इज्जत के। अब आप देखिएगा जो आपने मेरे साथ किया है वह मैं कैसे सोट समेत वापस करती हूं आपको। बहू की यह बातें सुनकर सोनाली तिलमिलाते हुए जोर से चीखी। चेहरा और आंखें एकदम लाल हो चुके थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, बोल क्या रही हो? जरा भी शर्म और लिहाज बचा है तुम में? आने दो आज राजेश और रवि को, वही देख लेंगे क्या करना है। सोनाली पूजा को डराना चाहती थी। वह सोच रही थी कि राज और राजेश के नाम से पूजा डर जाएगी और उससे माफी मांगने लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। पूजा डरने की बजाय एकदम सहज खड़ी मुस्कुरा रही थी। सासू मां, गुस्सा मत करिए, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और गुस्सा भी मत करिए, क्योंकि मैंने जो राज कहा है एकदम सही कहा है। बहुत हुई आपकी तानाशाही। और हां, राज और पापा जी के नाम से मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। अब देखिएगा आप अपनी बहू का नया रूप, कहते हुए पूजा अपने कमरे में चली गई। सोनाली राज भी वहीं खड़ी यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस डरी सहमी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आने दो आज राज और राजेश को, उन दोनों को बताऊंगी, वही निकालेंगे इसकी सारी हिम्मत। सोनाली किचन में जाकर पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर पूरी बोतल एक घूंट में पी जाती है। अपने रूम में जाकर लेट जाती है और आंखें बंद करती है तो उसे वही दृश्य आंखों के सामने नजर आता है। इधर उधर करवट बदलती, यही सोचती है कि आखिर इतनी हिम्मत कौन दे गया उसे। इधर पूजा अपने कमरे में बैठी हुई बहुत खुश हो रही थी कि आज उसमें इतनी हिम्मत आई। काश वो अपने अंदर बैठी इस दबंग पूजा को कभी मरने ही ना देती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। खैर, देर आई दुरुस्त आई। थैंक यू, थैंक्स टू शोभा।
आज वो ना आई होती तो वह अपने अंदर की पूजा को पहचान ही ना पाती। बस वही ज्यादती सहती रहती। शायद ये सब सहते सहते मर भी जाती एक दिन। अपने मां बाप से भी ना मिल सकती। अब तो वह सब करूंगी जो मैं करना चाहती हूं, जिस पर इन लोगों की बेवजह पाबंदी लगाई हुई है। चलो शोभा को मैसेज कर थैंक्स ही बोल देती हूं। उसे सब बताऊंगी तो वह खुश हो जाएगी। उसने ड्रॉअर से फोन निकाला, देखा तो शोभा के कई कांटेक्ट के फोन कॉल और मैसेज थे। शोभा के पेशेंट्स थे। शोभा के पास दूसरा फोन भी था जिसके नंबर उसने पब्लिक किया हुआ था। जो फोन वह पूजा को दे गई थी वह अत्यंत ही निजी पेशेंट्स और निजी लोगों को दिया हुआ नंबर था। शोभा स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। पूजा ने जल्दी से फोन निकाला और आज जो वाकया हुआ उसे पूरा टाइप कर लास्ट कॉल में एक थैंक यू भी लिख दिया। शोभा जब इस मैसेज को देखेगी तो खुश हो जाएगी। आज उसकी दोस्त कम, बहन ने इतनी हिम्मत दिखा दी। मन ही मन खुश होते हुए वह सोचने लगी कि शाम को राज और राजेश को तो मम्मी जी जरूर सब बताएंगी और वे दोनों तो मम्मी जी के गुलाम हैं। अगर यह दांव उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ ऐसा करूंगी कि उन दोनों को लगे कि मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। मैं सासू मां को सबक सिखा के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। वे भी तो याद रखेंगी कि किस लड़की से उनका पाला पड़ा है। इतने दिन तो वे सिर्फ मुझे ताने दिया करती थीं कि उनकी किस्मत फूटी थी जो मैं इस घर में आई, पर अब वह सच में ऐसा सोचेंगी। जो कुछ मैंने सहा अब वह सहेगी। पूजा में एक नया जोश भर चुका था। अब वह बिल्कुल बदल गई थी। वही कॉलेज वाली पूजा बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ थी। सोचते हुए पूजा की आंख लग गई। शाम के 4 बज गए थे। पूजा उठी और अपने सास के लिए चाय बना लाई। उसने देखा उसकी सास अब तक नहीं उठी थी। उसने कमरे के बाहर से ही आवाज लगाई, मम्मी जी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। काफी देर तक अंदर से कोई आवाज ना आई तो पूजा खुद ही कमरे में चली गई। सास अभी तक सो रही थी। पूजा ने अपनी सास को जगाया। वह चाय दी। सोनाली मुंह बनाते हुए कप हाथ में लेती है और पूजा वहां से चली जाती है। सोनाली मन ही मन गुस्से में भरी हुई बस घड़ी देख रही है कि कब 7 बजे तो राजेश और रवि घर आए। उन्हें आज बहू की सारी चुगली करनी है। जब वे दोनों पूजा को डांट लगाएंगे ना, तब पता चलेगा जवाब देना क्या होता है। इन सब में सोनाली इतना तो भूल ही गई थी कि शादी के इन 8 महीनों में घर वालों ने पूजा को कौन सी खुशी दी। वह आखिरी बार कब हंसी थी? कौन सा ऐसा लम्हा था जो सिर्फ पूजा के नाम रहा होगा? कब आखिरी बार उसने अपने मां बाप को देखा या उनसे बात की? सपनों की उड़ान भरने वाली पूजा एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। शायद राज से भी कहीं ज्यादा शानदार डॉक्टर। उसका यह सपना भी दबा दिया गया। उसके खाने पीने, कपड़े पहनने, कहां जाना है कहां नहीं, यहां तक कि फोन तक उससे छीन लिया गया। उसके अंदर की चहकती चुलबुली पूजा को मारकर एक जिंदा लाश बना दिया गया था जो सिर्फ घर वालों के कहे अनुसार चलती है। खैर 7 बजने वाले थे। इधर सोनाली अधीर हो रही थी। वह बार बार घड़ी की ओर, दरवाजे को देख रही थी। इधर पूजा बेचैन थी। वह किचन में राज और राजेश के पसंद का खाना बनाने में जुटी हुई थी। 7 बजे से पहले वह खाना बनाकर सारा खत्म करना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी जी पापा को और राज को भड़का सकती थीं, जो उसने न कहा वह भी कह देती, और अगर ऐसा हो गया तो वह सफाई भी नहीं दे पाएगी। इसीलिए उसने जल्दी से काम खत्म किया। डिनर रेडी कर पूरा किचन साफ किया और बाहर बैठक में आकर बैठ गई, जहां सोनाली बेचैन से इधर उधर मंडरा रही थी। पूजा को उससे देख मन ही मन हंसी आ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनाली ने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर पड़ोस की मिश्रा आंटी थी। उसे देखकर सोनाली ने नाक चढ़ा ली। अरे क्या हुआ सोनाली, तू क्या मेरा इंतजार कर रही थी? हां हां हां। हंसते हुए मिश्रा आंटी अंदर दाखिल हो गई। उनके पीछे पीछे सोनाली भी मुंह बनाए आकर बैठ गई।
झूठी मुस्कान लिए सोनाली व मिश्राइन बातें करने लगी। पूजा 2 कप कॉफी बना लाई। अरे पूजा बेटी, तुझे अब तक पता है मैं कॉफी पीती हूं। मैं तो लास्ट तुझसे शादी के 10 दिन बाद मिली थी। उस बात को तो 8 महीने गुजर गए। हां आंटी जी, मुझे याद है। पर आंटी जी, यह तो गलत बात है। आप उस दिन के बाद मिलने आई ही नहीं। हमारा घर कोई इतने दूर तो है नहीं कि आप आ ना सकें। अरे बेटी, क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह से शाम तक मेरी 1.5 साल की पोती पीहू को संभालती हूं ना। क्यों आंटी जी, आपकी बहू बेटा? वो जॉब करती है कंपनी में, उसे इतना समय कहां, फिर भी मेरे लिए घर में इतना सा काम नहीं छोड़ती। सुबह सारा काम खत्म करके जाती है और शाम को लौटकर वही काम करती है। मैं तो बस कितना समझा चुकी हूं उसे कि या तो एक नौकरानी रख ले या मुझे काम करने दे, पर मानती ही नहीं है। कहती है, मम्मी जी, ना तो आपकी उम्र है अब काम करने की और ना इस घर और आपको किसी नौकरानी के हवाले करूंगी। आज वह जल्दी घर आ गई तो पूजा को उसके हवाले कर मैं यहां मिलने चली आई। अरे वाह, जॉब करती है आपकी बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। पूजा खुश होते हुए बोली, हां बेटा, पर तू तो डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है, पर तू 8 महीने से घर क्यों बैठी है? इतने महीनों में तो इतनी अच्छी डॉक्टर बनती। मैं तो तुमसे ही दवाई लेती। मैं रोगों से घिरी हुई रहती हूं, हर दूसरे दिन दवाई लाती हूं। मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूं। कहते हुए पूजा वहां से जल्दी से उठकर चली गई। मिश्रा आंटी के मुंह से यह सुनकर उसे रोना आने लगा। वह फिर उसी सोच में चली गई कि उसकी जिंदगी खराब हो गई। इधर मिश्राइन सोनाली से कहने लगी, सोनाली, तेरी बहू तो मेरी बहू से हर मामले में 21 है। सुंदरता, सरलता, गृहलक्ष्मी, पढ़ाई में, संस्कारों में, गुणों में। तूने इसका क्या हाल बनाया हुआ है? 8 महीने पहले जब मैंने इसे देखा था तब एकदम परी लगती थी। आज देख रही हूं तो लग रहा है जैसे इसे एक वक्त का खाना तक ढंग से नहीं मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं है सीमा, सब ठीक ही तो है। तुझे ऐसा लग रहा होगा। क्या कमी है हमारे घर में? खाने पीने पहनने की कोई कमी नहीं है। तू गलत सोच रही है। सोनाली नाक सिकोड़ते हुए बोली, तुझे मैं एक बात बताती हूं, एक पड़ोसन और उससे कहीं ज्यादा एक सच्ची दोस्त होने के नाते। यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता, पर आज तेरी बहू को देखते हुए मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे बेटे की शादी को 3 साल हो गए। जब मेरी बहू शादी होकर आई थी तब उसका व्यवहार बहुत ही खराब था। कोई काम नहीं करती थी, कुछ कहो तो उल्टा भड़क जाती थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी उससे। न अपने पति को कह पा रही थी और न अपने बेटे को। पर मैंने कभी उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी इससे बात और आगे बढ़ेगी, तमाशा बनेगा। बस यही सोचकर चुप रही, चुपचाप सारा काम करती रही। कभी भी उसकी बुराई किसी के सामने नहीं की। बस धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता गया। मैंने ही उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया। इतनी पढ़ाई की, अपने मां बाप के पैसे लगाए और यूं ही मत जाने दे। बस आज वह नौकरी करती है और घर भी संभालती है। अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मेरे कहने पर अपने मां बाप को देती है। उन बेचारे के और औलाद नहीं है और न कमाने का जरिया। बस वे भी खुश और हम भी खुश। मैं तो तुझे बस इतना समझा रही हूं कि तेरी बहू इतनी गुणवान है, उसे इस तरह ही मत गवा, उसका साथ दे। तेरे लिए वह इतना धन लाई जितना देने की उसके मां बाप, उसके बाप की हैसियत भी न थी। आज बिना छू छपट किए वह तेरा घर संभाल रही है। मत भूल, एक दिन तेरा बुढ़ापा आएगा, उसका भी समय आएगा। कहीं वह जो भुगत रही है उससे ज्यादा तुझे न भुगतना पड़े। एक दोस्त के नाते समझा रही हूं, जरा सोचना। मिश्रा आंटी तो इतना कहकर चली गई, पर सोनाली सोच में पड़ गई। घड़ी की ओर देखा तो 7:30 बज चुके थे। राजेश और राज भी आने वाले थे। बैल बजी। पूजा ने दरवाजा खोला। राजेश और राज थे। दोनों बातें करने और हंसने में मशगूल थे। आज दोनों साथ आए हैं और वह भी आधा घंटा लेट। सोनाली ने दोनों से पूछा, हां मिसेस शर्मा,
आज दोनों बाप बेटे चौराहे पर मिल गए थे तो तुम्हारे बेटे ने जिद पकड़ ली, चलो पापा चाय पीते हैं। बहुत दिन हो गए साथ में बैठकर होटल में चाय नहीं पी। मैंने इससे बोला भी, क्या तुझे पूजा के हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती क्या? वह कहने लगा, होटल वाली चाय और घर की चाय में अंतर होता है। राजेश नाटकीय अंदाज में हंसते हुए बोलते जा रहे थे, देख ले पूजा, अब तू जाने और राज जाने। इधर एक होंठ को दांतों में दबाए राज अपने पापा की ओर देखकर हंसता जा रहा था। अच्छा पापा, मैंने बोला था होटल में चाय पीने के लिए। मैंने तो उल्टा यह बोला था कि चलो घर पर पिएंगे पूजा के हाथ की बनी चाय। पर पापा कहने लगे, घर पर तो रोज ही पीते हैं, आज होटल वाली पिएंगे। अरे यार राज, तू कितना झूठ बोलना सीख गया शादी के बाद। देख रही हो ना मिसेस शर्मा, कैसे झूठ बोल रहा है ये लाडला आपका। शादी के बाद कितना बदल गया। ये पापा, आप कितने झूठ बोल रहे हो। अरे चलो चलो पूजा बेटे, खाना लगा दो, जोर की भूख लगी है, तब तक मैं नहा आता हूं। ये लड़का तो ऐसे ही झूठ बोलता है। दोनों की मस्ती मजाक करते देख पूजा को बहुत हंसी आ रही थी। हां पापा जी और राज, आप नहा आओ, तब तक मैं खाना सर्व करती हूं। राज और राजेश नहाने चले गए और पूजा किचन में चली गई। पर सोनाली इस कसम में थी कि वह सुबह वाली बात इन दोनों को कैसे कहे या नहीं। राज मिश्राइन जी जो बातें बोलकर गई थी वह भी सही है, लेकिन अगर मैं इस कल की आई हुई लड़की से डर जाऊंगी तो यह मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी आवाज आई, मम्मी जी खाना लग गया है, आ जाओ। सब खाना खाने लगे। राजेश ने खाना देखते ही कहा, अरे आज तो मेरा और रवि का फेवरेट खाना बना है, क्या खास बात है आज? कुछ नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। मोम, आज आप इतनी चुप क्यों हैं? क्या हुआ? कोई टेंशन, कोई परेशानी? राज ने सोनाली से पूछा। पूजा की धड़कन तेज हो गई, मन ही मन सोचने लगी, अब तो मम्मी जी सब बातें उगल देंगी, मैं क्या जवाब दूंगी? इतना खुशनुमा माहौल राज खतरनाक बन जाएगा। सोचते हुए वह चुपचाप खाते जा रही थी। क्या हुआ मिसेस शर्मा, मिश्राइन, ठाकुराइन या चौधराइन से किटी पार्टी में झगड़ा कर लिया क्या? राजेश ने छुटकी लेते हुए कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा सर में दर्द है। तो मां, आप खाना खाकर दवाई लेकर सोना। हां बेटा, मम्मी जी आप खाना खा लो, मैं आपका सर दबा दूंगी। तू तो किसी दिन गला दबाएगी। सोनाली ने मन ही मन सोचा, ये मम्मी जी ने बताया क्यों नहीं? ये तो सबसे पहले बोलती। कोई ना कोई बात तो जरूर है, बिना मुझे डांट पड़वाए इनको चैन नहीं पड़ता। क्या बात हो सकती है? कहीं मेरी धमकी से डर तो नहीं गई? सोचते हुए हंसने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझसे डर जाए, पर क्या बात हो सकती है? खैर, कोई भी हो, जाने दो, मुझे क्या। सब खाना खत्म कर सोने चले गए। पूजा भी बर्तन साफ कर सोने चली गई। राज से बात करते करते 11 बज गए। राज सो गया, पर पूजा को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रही थी, उसने आज सही किया या गलत? उसे अपनी सास से इस तरह बात नहीं करना चाहिए था, पर उसकी क्या गलती? सास ने मजबूर किया इस तरह बात करने के लिए। न जाने सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई। सुबह उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी किया, राज और ससुर का टिफिन पैक कर दिया। दोनों के ऑफिस जाने के बाद वह कमरे में चली गई। उसे शोभा के मैसेज का इंतजार था। फोन में काफी मैसेज आए हुए थे। जल्दी से उसने शोभा का मैसेज खोला। लिखा था, वाह माय डियर, बहुत अच्छा किया तुमने। डरना घबराना नहीं किसी से, कैसी भी परिस्थिति आए अपने सम्मान और हक के लिए लड़ना, तभी तुम खुश रह पाओगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बच्चा। कुछ और इमोजी भेजे थे उसने। पूजा मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने घर पर कॉल किया। सबसे काफी देर तक बात की। वे सब पूजा से इतनी देर बात कर खूब खुश हो गए। पूजा ने उनको भी सारी बात बताई। वे भी पूजा की बहादुरी की बात सुन बहुत खुश हुए। पूजा की लाइफ बदल रही थी, पर उधर सोनाली मन ही मन आग ली बैठी थी। वह पूजा को सबक सिखाना चाहती थी, पर कैसे? ऐसा क्या करे कि पूजा को सबक मिल जाए? इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी सोनाली।
पर पूजा इन सबसे बेखबर अपनी ही मस्ती में मस्त थी। 3 दिन बाद सुबह 11 बजे के आसपास पूजा अपने रूम में लेटी हुई थी और सोनाली भी अपने रूम में थी। किसी ने जोर से दरवाजे की बेल बजाई। पूजा ने उठकर दरवाजा खोला। नजारा देख हक्की बक्की रह गई। बाहर दरवाजे पर शोभा, राज और उसके कुछ क्लासमेट्स थे। उन्हें देख पूजा सरप्राइज रह गई। सभी क्लासमेट्स के हाथों में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स थे। राज व शोभा भी गिफ्ट्स हाथों में लिए उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या बात है गाइस, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, फिर ये प्रेजेंट्स किस लिए? और सब एक साथ शोभा, राज, रिया, पुनीत और बाकी सब गाइस। दैट्स प्लेजर सरप्राइज। क्या बात है, कोई बताएगा? अरे मिसेस पूजा शर्मा, हम लोगों को अंदर आने दोगी या नहीं? बाहर से ही सब बातें पूछ लोगी? पूजा के एक दोस्त विक्की ने कहा। अरे हां, मैं तो बोलना ही भूल गई, अंदर आओ सब। लोग अंदर आते ही जोर से चिल्लाने लगे और सबने पूजा पर फूलों की बरसात की। पूजा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इतना शोर सुनकर सोनाली भी भरा गई। सबको देखकर वह चौंक-सी गई। उसने भी उससे पूछा, क्या हुआ? आज क्या खास बात है? सब एक साथ? और राज, तुम इतनी जल्दी कैसे आए हॉस्पिटल से? हां मॉम, बताता हूं। इससे पहले कि राज कुछ बोलता, उसके दोस्त अनिल ने बीच में ही टोक दिया। आंटी जी, प्लीज हम सारा सस्पेंस खोले, उससे पहले आप कुछ खाने के लिए ले आइए। चाय, समोसे और कुछ मीठा, क्योंकि चाय नाश्ता करते हुए खुशखबरी सुनने का मजा 2 गुना हो जाता है। अनिल साले, तू नहीं सुधरेगा। तुझे हमेशा खाना ही दिखता है। पेट देख तेरा कितना बाहर आ चुका है। पुनीत ने हंसते हुए कहा। अम्मा, यह इंसान खाने के लिए ही जीता है। खाओ, पियो और मौज करो। क्यों आंटी जी, आप खड़े क्यों हैं? जाइए। हां, अभी लाती हूं। भी हंसी हंसते हुए सोनाली पूजा की तरफ आंखें निकाल रही थी। चलो बहू, थोड़ी मदद कर दो। आंटी जी, पूजा को रहने दीजिए। आज इसे आराम दीजिए और चाय नाश्ते का इंतजाम प्लीज आप कर दीजिए। आज शोभा ने सोनाली के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा। अब तो सोनाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर गुस्सा अंदर दबाए वह भन्नाती हुई किचन की ओर चली गई। वहां बड़बड़ाती हुई चाय नाश्ता रेडी करने लगी। फ्रेंड्स, तुम लोग बताते क्यों नहीं आज क्या खास बात है? ना तो आज मेरा जन्मदिन है और ना ही शादी की सालगिरह, फिर यह सब सरप्राइज क्यों? एटलीस्ट राज, तुम तो बता दो। चाय नाश्ता आने दो, राज सब पता चल जाएगा। चाय नाश्ता लेकर सोनाली आ गई थी। सबने इत्मीनान से चाय नाश्ता खत्म किया। फिर राज खड़ा हुआ। सो गाइज, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं राजवीर जो बताने जा रहा हूं कि मिसेस पूजा राजवीर शर्मा का हमारे शहर के नामी हॉस्पिटल में उनकी डिग्री और अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत सिलेक्शन हुआ है और उनका इंटरव्यू है 10 दिन बाद। बड़े बड़े डॉक्टर उनका इंटरव्यू लेंगे एवं उनके निर्देशन में ही आप इस अस्पताल में एज ए डॉक्टर नियुक्त की जाएगी। व्हाट? आई कांट बिलीव दिस। राज, मुझे संभालो, मैं बेहोश हो रही हूं। पूजा को विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? मुझे पीजी किए हुए कितने महीने हो चुके हैं और अब कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सब शोभा के कारण पॉसिबल हुआ है। तुम उसी से पूछो। हां पूजा डार्लिंग, मेरे पास तेरे सब डॉक्यूमेंट थे और कुछ बड़े डॉक्टर से मेरी पहचान है। मैंने उन्हें जब बताया कि एक होनहार भावी डॉक्टर अपना करियर यूं ही तबाह कर रही है, तो बस उन्होंने ही तुम्हें यह अपॉर्चुनिटी दी है। अब अपना करियर तबाह मत करो एक हाउसवाइफ बनकर। बाहर निकलो और देखो, दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की जरूरत है। पूजा को सब समझा रहे थे और उसमें भी जोश भर चुका था। इधर सोनाली मन ही मन कुढ़ने लगी। यह नहीं हो सकता, मैं इस लड़की को किसी भी कीमत पर डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अरे आंटी जी, आप चुप क्यों खड़ी हो? आप कुछ नहीं कहेंगी इस इतने बड़ी खुशी के मौके पर? रिया ने कहा। रिया, तू भी कैसी बात कर रही है?
आंटी जी अपना स्पीच रात जाएंगी नहीं करेगी। वे जब पूजा डॉक्टर बन जाएंगी तब एक शानदार पार्टी देंगी, तब बोलेंगी। क्यों आंटी जी, सही कहा ना? पुनीत ने कहा। हां हां बेटा, पार्टी, हम पार्टी देंगे। सबने पूजा को गिफ्ट्स दिए और काफी देर बातचीत और सब प्रक्रिया समझाने के बाद सब चले गए। सोनाली भी रूम में चली गई। राज और पूजा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और राज ने पूजा से कहा, आई लव यू पूजा, टुडे आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन है। आज तुमने जो खुशी दी है मैं बयान नहीं कर सकता। तुम अब डॉक्टर बन जाओगी, सब सम्मान करेंगे तुम्हारा, और मेरा कितना रुतबा होगा ना। लेकिन क्या मम्मी जी और पापा जी मानेंगे? उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी यार? वे तो उल्टा खुश होंगे, उनकी भी तो इज्जत बढ़ जाएगी ना। चलो मैं चलता हूं हॉस्पिटल, शाम को रेडी रहना, हम मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं। सी यू सून, बाय। ओके राज, आई विल, बाय। बनावटी मुस्कान के लिए पूजा ने राज को बाय किया। वो जानती थी राज झूठ बोल रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने कहा था कि हमारे घर की बहुएं जॉब नहीं करती, और आज ये खुश होने का बहाना कर रहा है। वो ये भी जानती है उसे ये सब डॉक्टर नहीं बनने देंगे, कोई ना कोई नाटक जरूर रचेंगे उसे डॉक्टर बनने से रोकने के लिए। पर अब वह किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। वह अब लड़ेगी अपने सम्मान के लिए। शाम करीब 6 बजे राज ने फोन किया। लैंडलाइन की घंटी बजी तो सोनाली दौड़ते हुए गई और फोन पिक किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मॉम, मैं राज बोल रहा हूं। पूजा कहां है? किचन में है, डिनर रेडी कर रही है। अरे मैंने उसको बोला था ना रेडी रहना, शाम को मूवी और डिनर जाएंगे। आप बात करवाओ मेरी उससे। 1 मिनट बेटा, किससे पूछकर तुमने ये मूवी और डिनर का प्लान बनाया है? मॉम, इसमें पूछना क्या है? आज उसका सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा तो बनता है ना उसके लिए। बेटा तुम घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। मॉम, आप उसे बोल दो तो रेडी हो जाए। ओके। इतना बोलकर सोनाली ने फोन काट दिया। इसका अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह लड़की हमारा इस घर में रहना दूभर करेगी। सोनाली तिलमिलाई हुई किचन की ओर लपकी। कहां जाने की तैयारी की जा रही है आज मैडम? सोनाली गुस्से में बोली। कहीं भी तो नहीं मम्मी जी। अब ज्यादा भोली भी मत बन, फिल्म और डिनर के लिए जा रही है ना? मुझसे बिना पूछे प्लान बनाया कैसे तुमने? देखिए मम्मी जी, ना तो यह मेरा प्लान है और ना मैं कहीं जा रही हूं। यह आपके बेटे ने तय किया था, आप उसी से पूछना। सुन लड़की, तू जो ये डॉक्टर बनने का सपना देख रही है ना, नहीं बन पाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं। डॉक्टर तो मैं बनकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। आप चाहे जो कर लीजिए। तू डॉक्टर एक ही शर्त पर बनेगी। अपने मां बाप को बोल राज को गाड़ी दे। 6 महीने का समय बिता दिया था और 8 महीने हो गए। मम्मी जी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपको गाड़ी ला दूंगी। पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह गाड़ी खरीद के दे सके। जब हैसियत थी ही नहीं तो शादी क्यों की इस बड़े घर में? सब जानती हूं मैं तुझे और तेरे बाप को। अमीर लड़का देखा नहीं कि डोरे डाल ली, और वो तेरा बाप, उसके तो मजे हो गए। लड़की ने अच्छा खासा लड़का फंसा लिया। यही संस्कार देता है तुम सबको। जब पैसे खर्च नहीं कर सकता तो पैदा क्यों करता है? यहां मेरे मत्थे मड़ गया। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तुझे इस घर की बहू बनाने की इजाजत दे दी मैंने। कोई और आती तो इस घर को स्वर्ग बना देती। तेरे आने से तो लगता है जैसे नर्क बन गया है मेरा घर। बस मम्मी जी, बस। रोधे गले से पूजा बोली। चुप कर, सुनना पड़ेगा तो तुझे। आज सोनाली गुस्से में सुध बुध खो बैठी और उसने पूजा के बाल कस के पकड़ लिए। देख लड़की, ज्यादा होशियार मत बन, और सुन, सच्चाई तेरे घर की सब मालूम है मुझे। अगर तेरी शादी इस घर में ना हुई होती तो ना तो तेरा बाप सौदा करता। देखना, तेरी बहनों की शादी तो इसी तरह से करेगा कंगला। और कर भी क्या सकता है? मेरे राज पर तो जादू टोना किया होगा ना तुमने, तभी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था तुम्हारे अलावा।
तू क्या समझी थी इस घर पर राज करेगी? मेरे रहते तू अपनी पसंद का खा भी नहीं सकती तो राज क्या करेगी? उस दिन ऊंची आवाज में बात कर तू क्या सोची मैं डर जाऊंगी? मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? गुस्से में आप आपा खो बैठी हैं। आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आपके हाथ पैर जोड़ती हूं, मेरे मां बाप के लिए एक शब्द भी गलत मत बोलिए। चाहे मुझे आप 1000 गाली दे दीजिए, मुझे आप घर से निकाल दीजिए, पर उन्हें कुछ मत कहिए। वह देवता है मेरे और मैं उनके लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती। अरे जा कंगले की बेटी, गुड़ राजकुमारी सा मेरे ना बोलने की सच्चाई नहीं बदल सकती। इतना कुछ कोई और सहती तो अब तक जहर खाकर मर चुकी होती, पर तू ना जाने किस मिट्टी की बनी है। कितना भी टॉर्चर कर लो, तुझे मुई मेरे सीने पर बैठी है। मर क्यों नहीं जाती ताकि पीछा छूटे और मैं राज की दूसरी दुल्हन तो ला सकूं। मां जी, ये आप क्या बोल रही हो? पूजा भरे गले से बोल रही थी, आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप जैसा कहती हैं वैसा करती हूं। जो आप लोगों को पसंद ना हो वह काम नहीं करती। 8 महीने हो चुके हैं मुझे। मम्मी पापा भाई बहनों से बात किए, फिर भी आप इतना टॉर्चर क्यों करती हैं? बारात, लग्जरी गाड़ी, महंगा फर्नीचर आए। मैंने राज के लिए लड़की पसंद कर ली थी, एक अमीर घर की लड़की जो मेरे हिसाब से चलती, क्योंकि मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। पर उसने मुझे तुझे पसंद किया। तुमसे तो मुझे उसी दिन से नफरत है जब से तुम इस घर में आई हो। मेरा सुख चैन सब छीन लिया तुमने। तेरे बाप ने वादा किया था ना गाड़ी देने का, वो तो अब तक पूरा किया नहीं उसने। धोखेबाज खानदान के लोग हो तुम। मम्मी जी, सिर्फ एक गाड़ी के लिए आप इतना कुछ सुनाती हैं, मेरे साथ इतना भद्दा सलूक करती हैं। ए लड़की, सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। सब सहेलियों और समाज के सामने मेरी इज्जत गई है तुम्हारी वजह से। वो सब वापस तभी आएगी जब दहेज पूरा होगा। मेरी सहेलियां तो आज भी मजाक बनाती हैं मेरा। कहती हैं तेरा तो टेस्ट ही खराब है जो इस गरीब की लड़की को बहू बना के लाई है। एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगती राज के लिए। किटी पार्टी में मजाक बनता है तो चोट लगती है यहां यहां मेरे दिल में। पर तुम क्या समझोगी कि किटी पार्टी क्या होती है, सोसाइटी में इज्जत क्या होती है। इतना कहकर सोनाली बाहर चली गई। सोनाली तो बाहर चली गई, पर पूजा वहीं बैठे बैठे रोने लगी। बेसुध हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। गैस पर रखी सब्जी और दाल भी जल गई, पर पूजा को कुछ होश न था। तभी लैंडलाइन की घंटी बजी। पूजा बदहवास सी बैठी थी। आखिरी रिंग में उसने फोन उठाया। राज था फोन पर। हेलो जानू, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, हम आज नहीं जा पाएंगे। एक बहुत ही क्रिटिकल केस आ गया है। हम कल जाएंगे और मैं शाम को भी लेट आऊंगा। ओके पूजा, तुम सुन तो रही हो ना? पूजा ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी बेतरतीब हो चुके थे, लाल आंखें और उनमें से गिरते आंसू। बेहोशी सी हालत में पूजा किचन में गई, गैस बंद किया और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बेसुध पड़ी रही, फिर होश आया तो आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? जिससे प्यार किया उससे शादी की। सोचा था जीवन की सारी खुशियां मिलेंगी। जिससे शादी करने जा रही हूं वह मान सम्मान, इज्जत और प्यार देगा। जिस घर में जाऊंगी वहां मुझे स्वमां स्वरूप सास मिलेगी, पिता स्वरूप ससुर होगा। सब मुझे पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अगर कभी मुझसे गलती हो जाएगी तो सास मुझे अपनी बेटी मानकर माफ करेगी। अगर कभी डांट भी देंगी तो ससुर मेरा पक्ष लेंगे और सास को समझा देंगे। वह पति होगा जो मेरे हल्का सा रो देने पर मुझे चुप करवाएगा, मुझे हंसाएगा, मेरे आंसू पोंछेगा। घर वालों की याद आने पर मुझे मिलवा लाएगा, मेरे नखरे उठाएगा, मेरी हर जिद पूरी करेगा, मेरे सपने पूरे करने के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मुझे अपने साथ सुबह अस्पताल लेकर जाएगा।
मैं थक कर जब घर आऊंगी तो सासू मां खाना तैयार करेगी। मैं लड़ जाऊंगी उनसे और कहूंगी, मम्मी जी आप भी ना, अब आपकी उम्र नहीं है खाना बनाने की, आप आराम करो, मैं सब काम करूंगी। इस पर आप मेरे सिर पर हाथ फेर के कहेंगी, मेरी बेटी कितना काम करेगी। पूरी दुनिया की खुशियां मेरे कदमों में होंगी। मैं सबसे खुश नसीब लड़की रहूंगी। सब मुझे देखकर जलेंगे। मेरी मम्मी पापा तो फूले नहीं समाएंगे मुझे इतना खुश देखकर। मुझसे मिलने आएंगे हमेशा बस मुझे खुश देखने के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला मुझे। दुनिया भर के गम लिख दिए भगवान ने मेरी किस्मत में। सास ससुर का दिया दुख तो हंसकर सह लेती, पर जिससे प्यार कर, जिसके भरोसे यहां आई, उसी ने छोड़ दिया मुझे इस हाल पर। आज अगर लड़ूंगी भी मैं सास और ससुर से तो किसके सहारे। पति तो अपना होकर भी पराया सा लगता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने। कभी बैठकर ये तुमसे भी नहीं पूछा कि तुम खुश हो या नहीं। तू इतनी कमजोर क्यों है, तू इतनी चुपसी क्यों है। पहले तो बहुत हंसती खिलखिलाती थी, अब इतनी उदास क्यों है। मुझे नहीं चाहिए वो गाड़ी जो तेरे घर की खुशियां छीन ले। मुझे मिले तेरा घर भी तो थोड़ा मेरा है, तेरे दुख दर्द भी तो मेरे हैं। पर नहीं, वो तो सब अपनी मां के अपराधों में शामिल है। मैं अकेली किस किस से लड़ूं। थक चुकी हूं, अब नहीं सहा जाता। तलाक भी दे दूं तो जाऊंगी कहां। मां बाप पर बोझ कैसे बनूं। पहले ही उन्हें मैं तोड़ चुकी हूं इतना दहेज लाकर। अब इस हाल में जाऊंगी तो वे मर जाएंगे और पूरा लांछन मुझ पर लगेगा। मेरे भाई बहनों का क्या होगा। नहीं, मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। एक हंसते खेलते परिवार को मैं बर्बाद नहीं कर सकती। पर मैं करूं क्या। ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। कुछ सोचकर उसने कागज और पेन उठाया और लिख दिया। उसने जो कुछ सहा इन 8 महीनों में। रोते हुए उसने राज को फोन लगाया। 2 बार कॉल करने पर उसने फोन उठाया। हां पूजा, बोलो, क्या बात है। मैं बिजी हूं, जो कहना है जल्दी कहो, टाइम नहीं है मेरे पास। इतना हमेशा तुम बिजी ही रहो ना राजवीर। कम से कम आज मेरी बात आराम से सुन लो, कसम से। फिर कभी परेशान नहीं करूंगी तुम्हें। राजवीर, तुम मुझे इस नाम से कभी नहीं बुलाती। व्हाट हैपन पूजा, कुछ गलत हुआ है क्या। गलत ही तो हो रहा है 8 महीनों से मेरे साथ। पर छोड़ो ना राजवीर, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना मेरे बारे में जानने का। शॉर्ट में कहती हूं राजवीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और करती रहूंगी। मैं कभी गलत नहीं थी राजवीर। मैं गरीब घर से हूं, मेरी यही गलती थी। मैंने तुमसे प्यार किया, यही गलती थी। मैंने तुमसे शादी की, यही गलती थी। राजवीर, मैं जा रही हूं तुम्हारी जिंदगी से, अब कभी परेशान नहीं करूंगी। और तुम मेरे बाद ऐसी लड़की से शादी करना जो तुमसे पहले तुम्हारे मां बाप को खुश कर सके, जो तुम्हारे लिए गाड़ी ला सके, तुम्हारी मां के इशारों पर नाच सके। बाय, आखिरी बार कह रही हूं, आई लव यू। पूजा ने इतना कहकर फोन काट दिया। पूजा, हेलो पूजा, तुम गलत कदम मत उठाना। मैं आ रहा हूं मैं। पूजा। बदहवास दौड़ता हुआ राजवीर तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर स्पीड से घर के लिए निकला। वह कांप रहा था। इधर वह फोन पर फोन करता रहा पूजा को, अपने मां बाप को और पड़ोसियों को, ताकि कोई तो पूजा को रोक सके। पर किसी का फोन लग ही नहीं रहा था और पूजा फोन नहीं उठा रही थी। 20 मिनट में वह घर पहुंचा। जब वह अंदर गया तो नजारा देख बेहोश हो गया। इतने में उसके मम्मी पापा भी आ गए। यह सब देखकर सर पकड़कर बैठ गए। पूजा पंखे पर फंदे से झूल रही थी। मर चुकी थी पूजा। खत्म कर लिया उसने अपने आप को। पुलिस आई और सुसाइड नोट के आधार पर पूजा के सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। राजवीर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुसाइड नोट के आधार पर उन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूजा के मां बाप सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, पर अपने परिवार के लिए सब सहन कर गए। पूजा जाते जाते एक संदेश दे गई। दोस्तों,
दहेज नामक जहर आज भी समाज में कायम है, जो कई जिंदगी तबाह कर रहा है, परिवारों को और उन लड़कियों को जो यह सब सहती हैं। दोस्तों, विरोध करो इस दहेज रूपी दैत्य का, वरना न जाने कितनी जाने जाएंगी। पूजा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि उन असंख्य बेटियों की सच्चाई है जिन्हें आज भी दहेज जैसे राजशाप का सामना करना पड़ता है। उसने सपने देखे थे खुशियों के, सम्मान के और अपने करियर के, परंतु समाज की गलत सोच और परिवार की स्वार्थी मानसिकता ने उसके सपनों को छीन लिया। एक बेटी जिसने सबको खुश रखने की कोशिश की, आखिरकार टूट गई। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों आज भी शिक्षित और समझदार लोग दहेज जैसी कुप्रथा को स्वीकार करते हैं। क्यों एक लड़की की योग्यता और उसका व्यक्तित्व कम आंका जाता है, सिर्फ इस आधार पर कि उसका परिवार कितनी दौलत या गाड़ी दे सकता है। पूजा ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि दहेज रूपी दैत्य सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को निगल रहा है। उसकी चुप्पी और मजबूरी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अब भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो न जाने कितनी पूजाएं इसी तरह अपनी जिंदगी गंवा बैठेंगी। दोस्तों, हमें यह प्रण लेना होगा कि किसी भी रूप में दहेज को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी बेटियों को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत और सहारा देंगे। समाज में और परिवारों में यह संदेश फैलाएंगे कि लड़की बोझ नहीं बल्कि बराबरी का हक रखने वाली इंसान है। दहेज से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि यही दहेज परिवारों की बर्बादी और बेटियों की मौत का कारण बनता है। पूजा का जीवन और उसकी अंतिम चिट्ठी हमें यही सीख देती है। दहेज से बड़ी कोई परंपरा नहीं है और बेटी की इज्जत से बढ़कर कोई प्रतिष्ठा नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ पूजा की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बेटियों की सच्चाई है जो आज भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।